नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लोग बाग आशा कर रहे हैं कि कौन-सी पार्टी बनेगी, कौन-सी पार्टी आएगी सत्ता में, कौन जीतेगा, क्या हो रहा है, वगैरह-वगैरह। तो मित्रों, इस संदर्भ में आपके समक्ष एक चित्र उभर रहा होगा कि चुनाव में लोग बाग सबको अपनी-अपनी तरफ खींचते हैं। कोई बोलेगा तू मेरा भाई है, कोई बोलेगा तू मेरा साथी है, मैं पहले यहाँ था, वहाँ था। ऐसे-ऐसे जो लोग बाग नेता लोग होते हैं, वो एक-दूसरे को आकर्षित करके और एक-दूसरे को फँसाने की कोशिश करते हैं। तो हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की। इस प्रकार का कोई एक कहानी, उपन्यास ऐसा आपको मिले, जिसमें कि सभी लोगों को खींचने की कोशिश करे। अब इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है, वो होता है लोग बागों का धर्म और दलित। आप सब जानते हैं कि दलित और धर्म ऐसे 2 बिंदु उठाते हैं लोग, जिनसे अब हमारे यहाँ तो एक पाकिस्तान का मुद्दा और चलता है, लेकिन दलितों का मुद्दा ऐसा होता है जो सभी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस मुद्दे में ऐसा होता है कि सभी बोलते हैं दलितों को मैं न्याय न्याय दिलाऊँगा, मेरे भाई हैं वगैरह-वगैरह। तो ऐसा लगता है जैसे कि सचमुच में बेचारा बहुत हृदय से दलितों के साथ में है। तो अपनी-अपनी कुछ इस प्रकार की छवि प्रस्तुत करते हैं कि आप गदगद हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं उनके साथ में जाने के लिए। तो ऐसा कोई उपन्यास आपने देखा हो हिंदी साहित्य में, अब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उपन्यास आपने देखे होंगे। लेकिन एक उपन्यास है जिसमें इसी प्रकार का माहौल रहता है कि सब लोग कहते हैं कि दलितों को कि तुम मेरी तरफ चलो, किसी को किसी तरफ से समस्या आती है कि मेरी तरफ चलो। लेकिन दबाव, डरा, धमका करके भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की जाती है, तो वो भी उस उपन्यास में होती है जिसका नाम है जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है धरती धन न अपना। ठीक है? एक विषय तो मैंने आपके समक्ष इसमें उकेर दिया है। दूसरा जगदीश चंद्र जी ने ये उकेरा है कि दलित जीवन के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से दबे हुए चले आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो पिछड़े कैसे हुए रहते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आप अगर रचनाएँ पढ़ेंगे, कथाएँ पढ़ेंगे, तो उसमें भी इसी प्रकार की रचना मिलती है आपको दलित जीवन में कैसे क्या-क्या चल रहा है। तो जगदीश चंद्र जी के इस उपन्यास में लगभग-लगभग 3 भागों में इसको बाँटा गया है। पहले उपन्यास में दलितों के जीवन की जो शुरुआती पीढ़ी थी, उसको बताया, फिर मध्य पीढ़ी को आवाज़ उठाते हुए बताया गया और अंतिम पीढ़ी में ऐसा होता है कि उनकी जो वास्तविक स्थिति है, स्वतंत्रता के बाद में उसी प्रकार की स्थिति हो जाती है। और कुछ ऐसा भी होता है कि लाख विरोध करने के बावजूद भी, लाख संघर्ष करने के बावजूद भी दलित अपनी स्थिति पे आ जाते हैं। तो बहुत बुरी स्थिति में यहाँ पे दलितों को बताया गया, लेकिन ये उपन्यास बिल्कुल यथार्थवादी है। हालाँकि उपन्यास के जो चरित्र हैं, वो जीवंत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उपन्यास के चरित्र बिल्कुल जीवते हुए हैं और ऐसा आपको महसूस होगा कि हमारे गाँव में ऐसा हो रहा है। अगर आप दलित समाज से बिलॉन्ग करते हैं, तो ज़रूर आपने कोई न कोई किस्सा कहानी इस प्रकार का सुना होगा। ठीक है? तो इस उपन्यास में बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले एक गाँव में बाढ़ जैसी समस्या आती है या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, उसमें नायक होता है उपन्यास का काली नाम का, और काली के पिता जो होते हैं, वो होते हैं पहलवान होते हैं, माखन, माखू, माखिया कुछ ऐसे प्रकार से उनका नाम होता है। तो वो पहलवान तो जाते हैं मर, और काली जो उसके बच्चा होता है कालिदास, वो चला जाता है कहीं दूर और वहाँ जाकर के कानपुर में जाकर के मज़दूरी करता है। 6-7 साल बाद में वो आता है लौट करके। तो पहले का उपन्यास दूसरे भाग में, पहले भाग में है, हम दूसरे भाग को पढ़ते हैं धरती धन्ना अपना। ये दूसरा भाग है हमारे सामने। वैसे इसको दूसरा भाग न कह करके और यहीं से उपन्यास को शुरुआत मानी जाए, क्योंकि वो एक अलग तरीके से शुरुआत है। तो जब कालिदास 6 महीने बाद में, सॉरी 6 साल बाद में आता है, तो उसकी एक चाची होती है, चाची प्रतापी। प्रतापी चाची उसका लालन-पालन करती है, प्रतापी चाची उसको अच्छी तरह से देखभाल करती है, कारण कि कालिदास की माता पहले ही गुज़र चुकी होती है और पिता बाद में गुज़र जाते हैं। तो बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि अब काली बड़ा हो गया है, अब पहलवान बनेगा, और गाँव के सभी लोग काली को पहलवान की संज्ञा देते हैं और काली को भी ऑटोमेटिक पहलवान बना देते हैं। काली की बॉडी हष्ट-पुष्ट है, अच्छा लगता है, दिखने-सुनने में बुरा नहीं है। लेकिन एक समस्या आ जाती है ग्रामीण जीवन में या फिर युवावस्था में, एक समस्या आ जाती है, वो समस्या होती है प्रेम की। प्रेम की समस्या कुछ इस प्रकार से आ जाती है कि काली अपने ही मोहल्ले के आस-पास रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ज्ञानो। ठीक है? तो ज्ञानो से प्रेम कर बैठता है और ज्ञानो की माँ होती है
तो ज्ञानों की माँ को धीरे-धीरे सब पता चल जाता है। तो ज्ञानों की माँ को पता चल जाता है और ज्ञानों का भाई होता है मंगू, ज्ञानों की माँ प्रतापी। तो इन बातों का पता चल जाता है धीरे-धीरे काली और वो मिलते रहते हैं और जैसे-जैसे काली का विकास होता रहता है, उपन्यास का विकास होता रहता है, सारे पात्र अपने आप में चलते रहते हैं लेकिन काली की कहानी पहले जान लेते हैं। तो जब कालिदास उससे प्रेम करता है, धीरे-धीरे प्रेम बढ़िया पनप जाता है और खेतों में मिलते हैं, जुलते हैं, तो होने के सारे ही काम होते हैं। कहने का भाव ये है कि कालिदास और ज्ञानों को प्रेम इतना अधिक हो जाता है कि ज्ञानों के पेट में कालिदास का बच्चा रह जाता है और उस बात का पता चल जाता है ज्ञानों की माँ को, तो ज्ञानों की माँ उसको ज़हर दे करके और मार देती है ज्ञानों के भाई के साथ में, ठीक है? तो यहाँ पे तो ज्ञानों मर जाती है और इधर कालिदास वीर्यावस्था में बहुत ज़्यादा पागल की तरह होकर के गाँव से भाग जाता है और यहाँ पे उपन्यास का एक पक्ष कालिदास वाला समाप्त है। इसमें कालिदास की प्रेम कहानी बताई है सिर्फ़ मैंने, क्योंकि नायक तो चारों तरफ रहेगा आपका। अब एक कहानी इधर चलती है दलितों और चौधरियों के बीच में। तो चौधरी और दलितों के बीच में ऐसा होता है कि चौधरी और दलितों का ऐसे संघर्ष चलता रहता है, जैसे सामान्य तौर पर हमने सुना है, देखा है। चौधरी लोग कहते हैं कि दलित हमारे यहाँ पे काम करते रहे, मज़दूरों की तरह बेगार करते रहे और धीरे-धीरे जागृति आ जाती है दलितों में। तो वो ये कहते हैं कि हम कतई काम नहीं करेंगे। अब दलित क्यों काम करें? जब उनको मज़दूरी नहीं मिल रही है, देश आज़ाद हो गया है, उसके बावजूद भी ऐसी समस्याएँ चल रही है। लेकिन जब दलित काम करने से मना करते हैं, तो चौधरी किसी प्रकार से कर्जा निकाल करके, कुछ और बहाना करके, कुछ और इसी प्रकार की बहुत सारे बहानेबाज़ी कर करा के और चौधरी लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं। कोई रीति-रिवाज, रूढ़ी वगैरह सब में दबाने की कोशिश करते हैं। ये उपन्यास आप पढ़ेंगे तो सब समझ जाएँगे। लेकिन चौधरी जब दबाते हैं तो धीरे-धीरे वो दब भी जाते हैं। लेकिन कहाँ तक? उन अंदर का बारूद है वो तो फूटेगा। धीरे-धीरे कालिदास विरोध करता है और भी विरोध करते हैं क्योंकि कालिदास के पास पैसे हैं, वो बाहर से आया है। तो जब वो विरोध करते हैं तो धीरे-धीरे वो काम से रुक जाते हैं सब कि हम आपके घरों में काम नहीं करेंगे। आपने सुना होगा डायलॉग मारते हैं, आपने एक आरक्षण नाम से फ़िल्म देखी होगी। आरक्षण नाम से फ़िल्म देखी होगी तो उसमें डायलॉग आता है कि जो है सैफ अली खान जी डायलॉग मारते हैं कि हम दलित आपके घर में सब काम करते हैं तब जाके आप अमीर होते हैं। अगर आप हमारी जगह ले लें तो हम आरक्षण आपको दे सकते हैं, आप हमारी जगह लो, आप काम करो घर में, साफ-सफाई करो, झाड़ू-पोछा लगाओ, सबके घर में ये काम करो, वो काम करो। तो ऐसे दलित वहाँ पे सोच लेते हैं, तो वो सोच लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब चौधरियों की हालत हो जाती है खराब। थोड़े दिन तक रहते हैं चौधरी, लेकिन धीरे-धीरे चौधरियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उधर दलितों की हालत भी धीरे-धीरे खराब हो जाती है। कारण कारण ये होता है कि दलितों का खाना-पीना सब कुछ चौधरियों की तरफ से चलता रहता है क्योंकि उनके पास ज़मीन भी नहीं है बेचारों के पास में, तो चौधरी उनके खेत में कब्ज़ा कर लेते हैं, जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन बची-कुची होती है और चौधरियों के घर में काम करते हैं, तो उनका रोज़गार चलता है, खाना-पीना चलता है। अब चौधरी घर में काम करने नहीं जाएँगे, तो खाएँगे क्या? तो इस प्रकार की समस्या आ जाती है, तो चौधरियों को भी आकुलता रहती है कि क्या करें? व्याकुलता रहती है दलितों को भी कि क्या करें? धीरे-धीरे वो दोनों एक हो जाते हैं। जैसे कि एक और फ़िल्म है, मैं फ़िल्मों का उदाहरण इसीलिए देता रहता हूँ आपको कि ज़्यादातर लोग फ़िल्म देखते रहते हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाएँ। एक सीमा के बॉर्डर के ऊपर एक फ़िल्म है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ के लोग होते हैं, वो धीरे-धीरे एक-दूसरे से मिलने के लिए बेकरार होते रहते हैं और धीरे-धीरे वो सरहदें टूट जाती है, आखिरकार में दोनों मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से चौधरी और वो दोनों आपस में मिल जाते हैं आखिरकार में और इधर कालिदास भाग ही जाता है। तो ये एक कहानी का अंत तो यहाँ कर होता है। उपन्यास है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इंटरेस्टिंग उपन्यास है ये, मान लीजिए आप, बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन कथा वस्तु ज़रूरी है, इसमें कथा वस्तु में से प्रश्न आते हैं इस उपन्यास में से और उपन्यासों में आए या नहीं आए। अब उपन्यास जैसे कि आपको मैंने बताया कि पंजाब की पृष्ठभूमि पर है और दलितों की पृष्ठभूमि पर विरचित है। जैसे इसमें कोई आपसे पूछे कि उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? तो दलितों के जीवन को दर्शाना है और उपन्यास का स्थान विशेष पंजाब। अब एक तरफ का पक्ष तो ये होता है, अब आप आ जाइए धर्म और राजनीति वाले पक्ष में दोबारा आ जाइए, क्योंकि कारण है, अब धर्म और राजनीति के पक्ष में एक तरफ चौधरियों का पक्ष होता है, चौधरी धीरे-धीरे किसी भी रूप से दबा करके उनको अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। एक होता है पादरी, सिख धर्म का कोई ऐसा मूल बताया नहीं है,
लेकिन एक व्यक्ति होता है जो सिख धर्म में चले जाता है और जिसका नाम होता है नंद सिंह। नंद सिंह सिख धर्म में चले जाता है दलित होने के बावजूद। जन्म दलित समाज में होता है लेकिन वो चले जाता है परेशान होकर के। हो रहे हैं कुछ लोग बाग दलितों में धर्म चेंज कर लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि इस दलित जीवन से छुटकारा मिल जाए, हमें इतनी ज़्यादा पीड़ाएँ सहनी नहीं पड़े, इतनी ज़्यादा दब कर रहना नहीं पड़े, इन चौधरियों के नीचे काम नहीं करना पड़े, वगैरह-वगैरह। संविधान है आज लेकिन फिर भी दलितों की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखने के बावजूद काफ़ी अच्छी है नहीं है। वास्तविकता यही है, वास्तव में आप देखेंगे तो। तो ऐसा होता है पादरी अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित किसको करता है? कालिदास को सबसे पहले। गाँव में या मान लीजिए सबसे ज़्यादा मुख्य जो है दलितों की बस्ती वो कालिदास ही है। कालिदास जिस तरफ झुकेगा सारे दलित उसी तरफ झुक जाते हैं। तो कालिदास को मनाता है, लोभ देता है, वो नहीं मानते। चौधरी भी लोभ देते हैं कालिदास को। चौधरियों की तरफ से एक लालू पहलवान होता है जो पहलवान होने के नाते कालिदास को थोड़ा सपोर्ट करता है। ठीक है? तो इसी संदर्भ में एक ये तो हो जाता है आपके धर्म की बात। वो पादरी कहता है कि कालिदास तुम तो ईसाई धर्म में आ जाओ और सभी दलितों को ये लोभ देता है जब चौधरियों से उनकी लड़ाई हो जाती है तो आप हमारे धर्म में आ जाओ और चर्च से हमारा खाना आएगा वगैरह-वगैरह। लेकिन धीरे-धीरे पादरी की पोल खुल जाती है कि ये तो सिर्फ़ धर्म के प्रचार के लिए कर रहा है और कुछ नहीं है। तो कालिदास सबकी पोल खोल देता है धीरे-धीरे, ऐसा होता है। अब बात आ जाती है किसकी? जमींदारी प्रथा की। जमींदारी प्रथा भी ज़रूरी आ जाती है इसमें। तो छज्जू शाह नाम का एक जमींदार होता है। छज्जू शाह क्या होता है? मृदुभाषी होता है और बिल्कुल काइयाँ आदमी होता है। काइयाँ का मतलब होता है कि समय के अनुसार अब वो बदल जाता है तुरंत, तुरंत के तुरंत। तो कालिदास जब कमा कर के आता है, कमा करके बाहर से, तो वो क्या करता है, ज़बरदस्ती उस पे कर्जा निकाल देता है पुराना कुछ भी कर करा के। ऐसा ही होता है दलितों की स्थिति इसीलिए खराब है। चाहे किसी ने लिए हो या नहीं लिए हो, कोई बोलेगा दारू पी गए, कोई बोलेगा आपके चाचा कर्जा ले गए, कोई बोलेगा आपके पिताजी ने लिया था और धीरे-धीरे ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज जोड़ करके और उसकी ज़मीन हड़प लेंगे या फिर किसी भी प्रकार से। ऐसे होता है। अक्सर देखा है, सुना है और महसूस भी किया है। अगर आप दलित समाज से हैं, अगर आप उच्च वर्ग से हैं, तो भी आपने ये महसूस किया होगा। तो ये इसमें मतलब कतई यथार्थ है। अगर इसमें आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। लेकिन उस उपन्यास में जो स्थिति है वो लगभग-लगभग आज भी देखने को मिलती है लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा होता है कि छज्जू शाह क्या करता है, कालिदास को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है कि ये हमारे नीचे आए और पैसे जो है वो लूट ले, फिर ये वही पुरानी स्थिति में आ जाए। लेकिन कालिदास कुछ पैसे तो जो दे देता है लेकिन धीरे-धीरे वो अलग हट जाता है क्योंकि पढ़ा-लिखा आदमी है, धीरे-धीरे उसकी भावनाएँ बढ़ती है, प्रेम करता है तो धीरे-धीरे और भी बातें बढ़ती है और बाहर से आता है तो सब चीज़ें वो देख कर के आता है और गाँव में दलितों की बस्ती में उसको नेता मान लिया है तो सबके हित की भी वो सोचने लग जाता है। तो छज्जू शाह के आगे भी वो झुकता नहीं है, समझ जाता है। एक व्यक्ति और होता है, लेकिन चौधरियों के पक्ष में कई आदमी होते हैं, पक्ष ही जान लेते हैं हम। तो चौधरियों के पक्ष में क्या होता है, एक तो चौधरी मैंने आपको बता दिया। देखिए चौधरियों के पक्ष में व्यक्ति होते हैं जो एक तो चौधरी क्या होता है, लालू पहलवान वो भी चौधरी और एक व्यक्ति होता है चौधरी मोहर सिंह और चौधरी मोहर नाम, चौहर नाम कुछ ऐसे कर के 2-3 चौधरी होते हैं। तो एक शाहजी होता है, छज्जू शाहजी, वो भी चौधरी पक्ष में से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 पक्षों की लड़ाई है, चौधरी पक्ष की और दलित पक्ष की। लेकिन शाहजी चौधरी नहीं है, शाहजी जमींदार है, ठीक है? 2 पक्ष हैं, इसीलिए शाहजी को अलग कर दीजिए आप। छज्जू साहब की बात है, जो उसको शाहजी बोलते हैं सब। अब एक होता है धर्म चौधरी, जो बोलता है कि मैं कानून का जानकार हूँ, कानून से इस प्रकार ये हो जाएगा, इस प्रकार वो हो जाएगा और वो व्यक्तियों को कानून के झांसे में फँसा करके अपनी ओर करना चाहता है और उद्देश्य सबका एक ही। उद्देश्य सबका क्या है चौधरियों का? कि दलित लोग हमारे नीचे काम करते रहे, इनको पैसा देना नहीं पड़े, अपने घर का काम चलता रहे। ये जिस स्थिति में उस स्थिति में चलता रहे और दलितों का उद्देश्य क्या है? ऊपर उठना। लेकिन वो जानते नहीं है, समझते नहीं है इस बात को कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है। समझ जाते हैं उसके बावजूद वो रह नहीं पाते हैं बेचारे। इस उपन्यास में बिल्कुल यथार्थ को बताया गया है लेकिन दुखांत उपन्यास हम कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो एक है चौधरी 3-4 चौधरी हैं, ठीक है? और 2-3 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अलग होते हैं, जिनमें है एक बिशन दास होता है डॉक्टर जो कॉमरेड और मार्क्सवादी है। वो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है सब कोई। आप आओ मार्क्सवाद में इनको लड़ो, विरोध करो वगैरह-वगैरह। कालिदास को
उसी ने लगभग समझाया, ये मान लीजिए आप। तो क्या होता है, पादरी होता है धर्म का, जो पादरी चिंतन दास, अचिंतन दास होता है, पादरी विशन दास होता है डॉक्टर। जो अचिंतन दास पादरी होता है, वो तो कालिदास को शांति प्रिय बना करके किसी तरह से ईसाई धर्म में लाना चाहता है। कालिदास आया, सारी दुनिया आई, मतलब सारी दलित समाज आ गया, उसमें ये कहना था उसका। और लोगों को भी समझाता है, लेकिन कालिदास को कतई मोहित कर लेता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब लगभग नहीं हो पाता है। डॉक्टर रहता है विशनदास, वो भी ये करता है कि ये मेरे रूप उसमें आ जाए पक्ष में। और छज्जू शाह रहता है, वो कहता है अपनी तरफ। और पंडित जो होता है एक, वो उपदेश देते रहता है धर्म के, लेकिन पंडित की कोई खास बात सुनता नहीं है। एक बनिया होता है। तो इस तरह से लोग बाग होते हैं। मंगू होता है ज्ञानी का भाई, और ज्ञानी होती है कालिदास की प्रेमिका। मैंने कालिदास की प्रेम कहानी आपको पहले ही बता दी है। और इसके अलावा नंद सिंह होता है एक व्यक्ति, जो पहले सिख बन जाता है, दलित समाज से निकल करके। सिख से भी उसको जीने नहीं दिया जाता है, तो वो ईसाई बन जाता है। और निहाली चाची होती है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कौन है। और इसके अलावा इस उपन्यास में कोई खास नहीं है। तो इस उपन्यास में कालिदास का ऐसा होता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति, और एक सच्चे प्रेमी के रूप में कालिदास को बताया गया, लेकिन भीरू रूप में भी बताया गया है, क्योंकि कालिदास डर कर भाग जाता है। हिम्मत तो करता है, एक बार तो हिम्मत कर लेता है, सबके सामने आ जाता है, लेकिन बाद में कालिदास से डर जाता है। कालिदास को मार पड़ती है, पीटा जाता है, सब कुछ। तो क्या है कि इस उपन्यास के थोड़ा प्रकाशन के संदर्भ में जान लेते हैं कि लेखन इसका शुरू हुआ था 1955 में। लेखक ने स्वीकार भी किया है एक जगह। तो 1955 में शुरू हुआ था, जब 7 भाग लिख करके लेखक ने इसको छोड़ दिया, मतलब 7 संदर्भ लिख करके इसको छोड़ दिया। तो 8वां भाग जब इसका लिखा, तो ये लिखा था 1968 में, पूरा कर दिया इसको। 65 में लिख करके 68 में पूरा कर दिया, ठीक है। अब इसको 1972 में प्रकाशित किया, जब इसका नाम था धरती धन न अपना, ठीक है। पहला ही भाग था इस उपन्यास के। एक पहले और पहला भाग जान सकते हैं लोग बाग, लेकिन यहाँ से पहला भाग हम मानते हैं मूल उपन्यास धरती धन न अपना को, ठीक है। अब इस उपन्यास को आगे भी बढ़ाया है लेखक ने, वो क्या है, नरकुंड में वास नाम से। 1973 में लिखा है ये। 1973 में लिखा है नरकुंड में वास, और फिर इसका आया है बाद में अपनी अपनी जमीन, ठीक है, जमीन अपनी अपनी नाम से। और अब इस उपन्यास के एक बार स्थान विशेष, या फिर आप कथा वस्तु तो हमने जान ही ली, लेकिन फिर भी कथा वस्तु के साथ साथ में इस उपन्यास का विकास क्रम और इस उपन्यास में जो सारांश है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो विकास क्रम ऐसे होता है कि कालिदास कानपुर से आता है 6 साल के बाद में। उसकी चाची कालिदास को लेकर के बहुत महत्वाकांक्षाएं रखती है। धीरे धीरे कालिदास की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। वो कोठे को तुड़वा कर, कोठा मतलब पुराना मकान, कोठे को तुड़वा करके और वो अपना पक्का मकान बनवाना चाहता है, ठीक है। चमादड़ी नाम की बस्ती है, बस्ती का नाम चमादड़ी है, क्या मतलब चमारों की बस्ती होती है जिसको चमादड़ी कहा जाता है, ठीक है। और चमादड़ी का धीरे धीरे नायक बन जाता है कालिदास। कालिदास पहलवान होता है, क्योंकि पहलवान का लड़का होता है। और माखन, माखे का पुत्र, माखे का पुत्र, कुछ ऐसे इस करके उसके नाम उपनाम भी होते हैं। ज्ञानी होती है, उसके पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं होती है। ज्ञानी जो होती है उसकी प्रेमिका होती है, धीरे धीरे वो गर्भवती हो जाती है। तो ज्ञानी और कालिदास का जो प्रेम होता है वो धीरे धीरे विकसित होता है। इसी प्रकार से उपन्यास का भी विकास क्रम चलता रहता है। ज्ञानी गर्भवती हो जाती है, ज्ञानो माँ बनती है, ज्ञानों की माँ और भाई उसको मार करके और कहानी को एक तरफ से यहाँ से एंड कर देते हैं, मान लीजिए आप। और इसके अलावा क्या होती है, कानपुर में मजदूरी करता है ये। और एक व्यक्ति होता है, जैसे कि जो कि मैंने आपको बताया था, मीकू। मीकू का जिक्र मैंने किया नहीं है, जिक्र तो कालिदास के समर्थकों में ही रहता है, एक मीकू नाम से। मीकू की पत्नी प्रीतो। तो मीकू लगभग निठल्ला आदमी है, लेकिन मीकू कालिदास का साथ देता है। मीकू की पत्नी को काम करने जाना पड़ता है, उसकी लड़की को भी काम करने जाना पड़ता है, लेकिन वो चौधरियों की अवस का शिकार हो जाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार से दलितों की स्थिति थी, उनके साथ में क्या क्या होता था, यौन शोषण भी होता था, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, दलितों और चौधरियों के बीच का ये टकरान है, और उनके बीच की ही एक कहानी है कि क्या हुआ है एक्चुअल में, और क्या भावनाएं होती है दलितों की, क्या भावनाएं होती है दलितों को चौधरियों की लेकर, चौधरियों को लेकर दलितों की, दलितों को लेकर चौधरियों की, किस प्रकार से टकराव होती है, मतों का टकराव होता है, और अंत में परिणाम क्या होता है, क्यों होता है, कारण भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। लेकिन यथार्थवादी उपन्यास है,
और दुखांत उपन्यास है। बिल्कुल, आप एक बार उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको अंदर तक से झकझोर करके रख देने वाला उपन्यास है। ठीक है? तो कालिदास को कालिदास बाबू भी कहा जाता है। किसके द्वारा? छज्जू शाह के द्वारा। बहुत ही मितभाषी और ये मान लीजिए आप कि दोनों पक्षों में रहने वाला व्यक्ति है, काइयाँ व्यक्ति है, क्योंकि छज्जू शाह की इसीलिए बता रहा हूँ। छज्जू शाह की विशेषता पहले भी आ चुकी है और कालिदास के प्रेम की बातें पहले आ चुकी है। अब हो सकता है बदल के दे दिया जाए, तो बदल के दे दिया जाएगा तो नीकू और प्रीतो इत्यादि के बारे में दे सकते हैं आपसे। निहाली प्रतापी चाची का भी प्रश्न आ चुका है और अचिंत्यन दास और बिशन दास डॉक्टर पादरियों के बारे में आ सकता है। तो आप एक बार उपन्यास को पढ़ नहीं पाएँगे इस बार तो, लेकिन अगर आपको अगली बार मौका मिलता है तो आप अवश्य पढ़िए। उपन्यास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको अंदर तक से झकझोर देने वाला है, कतई और यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें कल्पना ज़रूर है लेकिन पूरा काल्पनिक नहीं है, यथार्थवादी है। ऐसा लग रहा है कि घटनाएँ सचमुच हुई है। तो आपके जीवन में अगर कोई ऐसी घटना है तो आप शेयर करिए हमारे साथ में, और आपने देखा है तो क्या महसूस किया है और आप इसका जवाब क्या चाहते हैं, किस प्रकार से आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप अवश्य शेयर करिए। तो हमें आप ऐसा लगेगा कि आप इस उपन्यास को पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आपको समाज की चिंता है, समाज के प्रति आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी कर सकते हैं आप। एक बार मेरे को बताइए, अगर कुछ इस प्रकार का हुआ है शेयर करेंगे। उससे क्या होता है कि और लोगों को भी पता चलता है ये समस्या वहाँ पे चल रही है, तो हो सकता है आपकी कोई मदद करे। और अगर आपने देखा है ऐसा, तो भी आप अवश्य शेयर करिए। तो आप हमारे साथ में अवश्य बने रहेंगे इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए और आपकी तैयारी बदस्तूर जारी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।